हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस में बने हुए ग्लूकोज मॉलिक्यूल सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल पायरुवेट ऑक्सीडेशन के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल जाते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के निर्माण के साथ साथ एनएडीएच का निर्माण भी होता है। इसी तरीके से जो क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल है उसमें भी एटीपी के साथ साथ एनएडीएच और एफएडीएच2 का निर्माण होता है। इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, क्योंकि जो NADH और NADH FADH2 क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में बने हैं वो हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ATP में कन्वर्ट होते हैं और इसी ETS के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। Electron transport system, the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक तरीके का मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में पास होते हैं और इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS बोलते हैं। The electron transport system is also known as electron transport chain और mitochondrial respiratory chain। ETS सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, by the end of Krebs cycle, glucose molecule oxidize completely। Krebs cycle के एंड में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो completely ऑक्सीडाइज हो जाता है, but the energy does not release till NADH and FADH2 oxidize through electron transport system। जब तक NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोसोल में होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इस स्लाइड में हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन का फोल्डेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी में F1 पार्टिकल्स लगे रहते हैं। यहाँ पर ब्राउन कलर के डॉटेड पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। ये F1 पार्टिकल ही हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की साइट है, क्योंकि ETS के जितने भी एंजाइम्स हैं ये F1 पार्टिकल्स पे पाए जाते हैं और जो सारी रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के F1 पार्टिकल्स में होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल, जैसा कि हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके जो एंजाइम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स या ETP भी कहते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, बेस, स्टॉक एंड हेड। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, फोल्डेड पोर्शन जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, वहाँ पर F1 पार्टिकल्स लगे हुए हैं। इसके तीनों पार्ट बेस, पेडिसिल एंड हेड। तो हमारा जो ETS सिस्टम है उसके जो सारी रिएक्शंस हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होती है। ATP is synthesized using the same strategy in oxidative phosphorylation and photophosphorylation। अब NADH और FADH2 से ATP के जो मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 प्रोसेस होते हैं, दोनों ही सेम है। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के दौरान जब
ATP का निर्माण होता है तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम NADH और FADH2 to oxygen via a series of membrane bound electron carriers। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन है NADH और FADH2 से निकलकर मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से होते हुए ऑक्सीजन तक पहुँचते हैं और ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल में। तो इसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंड में वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है ऑक्सीजन से और साथ ही साथ ADP से ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और जब हम बात करें फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जिसके बारे में हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, तो यहाँ पर भी ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है ADP से, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो वाटर मॉलिक्यूल से एक सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जबकि यहाँ पर उल्टा प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिड्यूस होती है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीजन बनती है। और दोनों ही फॉस्फोराइलेशन के अंदर ADP मॉलिक्यूल ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान ATP का निर्माण करता है, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। चूंकि हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। The NADH and FADH2 formed in glycolysis, fatty acid oxidation and the citric acid cycle। किसी भी प्रोसेस के दौरान जो NADH या FADH2 बनते हैं, each contains a pair of electrons having a high transfer potential। इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिनके अंदर हाई ट्रांसफर पोटेंशियल होता है। When these electrons are used to reduce molecules ऑक्सीजन टू वाटर, अब जब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन से वाटर में रिड्यूस करने में, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इज लिबरेटेड विच कैन बी यूज टू जनरेट ATP। तो इस प्रोसेस के दौरान एक बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी का यूज़ ATP निर्माण के अंदर किया जाता है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या प्रक्रिया हुई? It is the process in which ATP is formed, जिसके अंदर ATP का निर्माण होता है as a result of transfer of electrons from NADH और FADH2 to oxygen by a series of electron carriers। तो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की सीरीज के दौरान जब NADH और FADH2 के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पहुंचते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, साथ ही साथ ATP का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। When electrons are transferred from one carrier to next carrier via complexes 1 to 4, जो ETS सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस, शुरू के जो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में काम करते हैं। They are coupled to ATP synthetase enzyme complex for प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP से ATP का निर्माण करते हैं और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज के रूप में होता है। Here number of ATP molecules synthesized during ETS depends on nature of electron donor। अब हमारे ETS सिस्टम के अंदर कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर NADH है तो यहाँ पर 3 ATP के मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, लेकिन अगर FADH2 है इलेक्ट्रॉन डोनर तो यहाँ पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ATP के। ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स 5 और जो ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है उसे हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। तो इस तरीके से पूरे सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्स हैं। पहले जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं।
During transportation of electrons, hydrogen atoms split into protons and electrons. और जब हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय साइटोक्रोम, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट साइटोक्रोम्स के द्वारा ले लिए जाते हैं. Before last stage where hydrogen atom is accepted by the oxygen to form water, जो सबसे एंड की स्टेज है वहाँ पर हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वापस प्रोटॉन्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं. और बीच में जो एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उस एनर्जी का इस्तेमाल एटीपी बनाने के काम में कर लिया जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल में रिड्यूस हो जाती है. ऑक्सीजन एक्ट्स एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड गेट्स रिड्यूस टू वाटर. The electron transport chain is the second main part of the cellular respiration. Cellular respiration की first part में NADH और FADH2 का निर्माण होता है, और जो electron transport chain है इसमें इन्हीं NADH और FADH2 से ATP energy molecules का निर्माण किया जाता है. High energy electrons enter electron transport chain. Energy is used to transport hydrogen ions across the inner membrane. Hydrogen ions flow through a channel in the membrane, और ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो मेम्ब्रेन के चैनल के थ्रू पास होते हैं. ये जो प्रोसेस है ये एक तरीका का कीमी ऑस्मोसिस प्रोसेस है. केमी ऑस्मोसिस हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान भी पढ़ा है. इसके अंदर एक तरीके का जो हाइड्रोजन आयंस ग्रेडियंट है वो क्रिएट हो जाता है. द डिफ्यूजन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन build up to proton gradient just so hydrogen ion could flow through ATP synthesis system to build ATP. यहाँ पर एक केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस है. इसके अंदर NADH से NAD का निर्माण हुआ. अब ये जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. अब मैट्रिक्स के पोर्शन में हाइड्रोजन आयंस कम है, जबकि जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो इस तरीके से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट के बाद जब ये हाइड्रोजन आयंस ATP सिंथेटेज एंजाइम के साथ कंबाइंड होकर मैट्रिक्स के अंदर आते हैं तो इस एनर्जी का इस्तेमाल ADP से ATP के निर्माण में किया जाता है. सो जो ETS साइकिल है it is like the Krebs cycle and glycolysis. The electron transport chain is a series of chemical transformation facilitated by proteins. तो जो प्रोटीन चैनल है इसके थ्रू हाइड्रोजन आयन ATP सिंथेटेज के साथ मिलकर के ADP से ATP का निर्माण करते हैं. The three components of the electron transport chain. यहाँ पर जो ETC साइकिल है इसके अंदर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की चेन है. यहाँ पर NADH NAD के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये एक चेन होती है. एक बार रिडक्शन और फिर एक बार ऑक्सीडेशन. इस तरीके से जो NADH रिडक्टेज एंजाइम और साइटोक्रोम रिडक्टेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर फाइनली ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है. और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी का इस्तेमाल ADP से ATP बनाने में किया जाता है. यहाँ पर हम हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देख सकते हैं. इसके अंदर जो सबस्ट्रेट है यहाँ पर NADH2 से NAD का निर्माण होता है, और इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं FAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और FADH2 बनता है. लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी निकलती है उससे एक ADP से और फास्फेट मॉलिक्यूल से ATP का निर्माण होता है.
सेकेंड स्टेप में जो हमारे ETS साइकिल के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जैसे कि साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया जाता है साइटोक्रोम B के द्वारा, और जब FADH2 FAD के अंदर कन्वर्ट होता है, 2 हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। ये हाइड्रोजन आयन ETS साइकिल के एंड में ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो हुए हाइड्रोजन आयंस, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C में जाते हैं, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 की ओर पास होते हैं। और इनके एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में जाने के बीच जो एनर्जी रिलीज होती है, इसका उपयोग ATP सिंथेसिस में किया जाता है और ADP और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ATP का निर्माण हो जाता है। और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन आयंस द्वारा एक्सेप्ट हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जब एक NADH2 हमारे ETS सिस्टम के अंदर एंटर करता है तो 3 ATP का निर्माण होता है। लेकिन जब यही हमारे FADH2 एंटर करते हैं तो ये एक स्टेप लेट एंटर करते हैं, इसीलिए एक FADH2 से सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज है इलेक्ट्रॉन कैरियर एम्बेडेड इन क्रिस्टी यानी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज है, इसमें NADH एंड FADH2 आर ऑक्सीडाइज्ड एंड पास इलेक्ट्रॉन्स टू कैरियर्स। यहाँ पर NADH और FADH2 ऑक्सीडाइज होते हैं। As electrons move down ETS, energy is released to pump hydrogen ions from matrix to intermembrane space। और ये जो एनर्जी होती है, ये हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र करने का काम करती है, और जिसकी वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। The electron combines with oxygen to produce water। तो एंड में हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूज थ्रू ATP सिंथेटेज प्रोड्यूसिंग ATP। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन या प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ये हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूज होते हैं ATP सिंथेटेज के द्वारा और इस एनर्जी को ADP से ATP बनाने के काम में लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इस पूरे प्रोसेस में 32 से लेकर 34 या 38 ATP का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में द हाइड्रोजन आयन मूव वाया डिफ्यूजन थ्रू ATP सिंथेटेज टू मेक ATP। यहाँ पर मेनली केमी ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट की वजह से है और जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस का डिफ्यूजन ATP सिंथेटेज के थ्रू होता है और ATP का निर्माण होता है। ऑल NADH एंड FADH2 कन्वर्टेड टू ATP। और जितने भी NADH और FADH2 हमारे ग्लाइकोलिसिस या क्रैब साइकिल या हमारे पायरुवेट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के दौरान बनते हैं, वो सभी सेलुलर रेस्पिरेशन की इस स्टेज के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ईच NADH कन्वर्ट्स टू 3 ATP एंड ईच FADH2 कन्वर्ट्स टू 2 ATP। अब अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें या टोटल एनर्जी जो गेन होती है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस में, तो ग्लाइकोलिसिस इसके अंदर 2 ATP काम में आते हैं और 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स जो नेट गेन हुआ हमारे ATP का वो 2 ATP है, साथ ही साथ 2 NADH2 भी प्रोड्यूस होते हैं। अब जो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है इसके अंदर
2 एटीपी काम में आते हैं और 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर जो टोटल गेन है वो 2 एटीपी का है। साथ ही साथ 4 NADH के मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होते हैं। क्रैब साइकिल में 2 एटीपी काम में आते हैं और 6 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन होता है। साथ ही साथ 10 NADH प्रोड्यूस होते हैं और 2 मॉलिक्यूल FADH2 के बनते हैं। अब ये जो NADH और FADH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जब ATP में कन्वर्ट होते हैं तो जो टोटल ATP का हमारा गेन होता है वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से गुजरता है तो वहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पर जो फॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बने, क्रैब साइकिल में 2, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर NAD रिड्यूस होकर के ग्लाइकोलिसिस में 6 मॉलिक्यूल्स बनाती है ATP के, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बने हैं। 3 × 2 मीन्स NADH के एक मॉलिक्यूल से 3 ATP बनेंगे तो 2 से 6 बन जाते हैं। इसी तरीके से क्रैब साइकिल में जो 8 NADH2 बनते हैं उनसे 24 मॉलिक्यूल, और FADH2 की 2 मॉलिक्यूल से हमें 4 ATP मिलते हैं, क्योंकि एक FADH2 से केवल 2 ATP का निर्माण होता है। तो इस तरीके से टोटल हमारे ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 ATP, क्रैब साइकिल से 2 ATP और ETC साइकिल में 34 ATP प्राप्त होते हैं। तो टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सेलुलर रेस्पिरेशन से। सो स्टूडेंट्स, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की चारों स्टेप्स को डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो साइटोसोल के अंदर होता है। ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी मिलता है, मीन्स एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रकार के जो रेस्पिरेशन है उनमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटता है और इसमें 2 ATP और 2 NADH मिलते हैं, और ये जो हमारा प्रोसेस है ये हमारा साइटोसोल के अंदर होता है। अब साइटोसोल से जो पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं। ये जो प्रोसेस है पायरुवेट ऑक्सीडेशन का, इसके अंदर भी NADH का निर्माण होता है। ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर करते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस क्रैब साइकिल के अंदर सबस्ट्रेट लेवल पर ATP का निर्माण होता है। साथ ही साथ ATP, NADH और FADH2 भी बनते हैं। ये जो FADH2 और NADH2 है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का काम करते हैं, और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP का निर्माण होता है, जिसके बारे में हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये रिएक्शन होती है। इनके अंदर हाई एनर्जी from NADH and FADH2 to create an electrochemical proton gradient which powers ATP synthesis। यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और इस एनर्जी का यूज़ ATP सिंथेसिस में किया जाता है। तो ये हुई चारों हमारी स्टेजेस सेलुलर रेस्पिरेशन की। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की सेलुलर रेस्पिरेशन के 4th स्टेप ETS साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, जिसके अंदर NADH और FADH2 के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट्स के द्वारा ADP से ATP का निर्माण करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।